बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है स्ट्रेस फिजियोलॉजी के अंडर, उसमें हम एक न्यू स्ट्रेस की टाइप डिस्कस करेंगे, लाइट स्ट्रेस इन प्लांट्स। दो कैटेगरीज में डिवाइड होती है, रेडिएशन एंड शेड। तो इन लेक्चर्स में, आने वाले लेक्चर्स में इसकी दोनों कैटेगरीज हम पढ़ेंगे। तो लाइट स्ट्रेस क्या है, लाइट की इंटेंसिटी रेडिएशंस की फॉर्म में या शेड की फॉर्म में वो प्लांट्स की फिजियोलॉजी को और ग्रोथ को कैसे इम्पेक्ट करती है, वो हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। लाइट स्ट्रेस है क्या, लाइट स्ट्रेस होती क्या है। लाइट स्ट्रेस रेफर्स टू द डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑफ इनसफिशिएंट और एक्सेस लाइट ऑन प्लांट फंक्शन एंड डेवलपमेंट। प्लांट के फंक्शनल या डेवलपमेंट प्रोसेस के ऊपर कोई भी इसका बैड इम्पैक्ट, जो भी इनसफिशिएंट यानी शेड की फॉर्म में, या लेस लाइट जो होगी, या एक्सेस लाइट, उसमें हाई इंटेंसिटी की लाइट हो सकती है या उसमें रेडिएशंस हो सकती हैं, वो प्लांट के फंक्शन और डेवलपमेंट को किस तरह बैडली इफेक्ट करती हैं, वो डिस्कस करेंगे। तो लाइट स्ट्रेस दो कैटेगरीज में डिवाइड होती है, रेडिएशन स्ट्रेस एंड शेड स्ट्रेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे लाइट स्ट्रेस वन, रेडिएशन क्या होती है। जैसे कि आपको पता है कि मेजर सोर्स ऑफ रेडिएशन जो प्लांट्स के लिए है या अर्थ के लिए मौजूद है, वो सन है। और उसकी रेडिएशन, जो सोलर रेडिएशन हैं, वो लाइफ को इस अर्थ पे सस्टेन करने के लिए बहुत ज़्यादा इंटीग्रल पार्ट प्ले करती हैं। वही सोर्स ऑफ फूड प्रोडक्शन है जो प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं यूजिंग द फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी, या उसका प्रोसेस जो है फूड प्रोडक्शन का, प्लांट्स का या एलजी वगैरह की प्रोडक्शन की कैपेबिलिटी सारी की सारी सोलर रेडिएशंस पे डिपेंड करती है। और दुनिया में जितनी भी फूड प्रोडक्शन है उसी की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की जो एक बैलेंस है मेंटेन रहता है विद इन द ऑर्गेनिजम्स। तो ये सारे के सारे डिपेंडेंट है सोलर रेडिएशन के ऊपर। तो सोलर रेडिएशन, क्योंकि इसकी डिफरेंट वेवलेंथ्स होती हैं, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड होती हैं। बहुत सारी आपकी अर्थ तक आती हैं, कुछ अर्थ के एटमॉस्फेयर में रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, कुछ क्लाउड्स की वजह से, कुछ डस्ट पार्टिकल की वजह से, कुछ ओजोन की वजह से। और उसमें से कुछ अमाउंट जो है वो प्लांट्स तक पहुंचता है और प्लांट्स उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए, जो सूटेबल होती है वेवलेंथ उनकी, वो अपना फूड प्रोडक्शन का प्रोसेस करते हैं। तो इसकी जो ब्रॉडर कैटेगरीज हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, जो सन से आती हैं रेडिएशन की फॉर्म में, उसमें पहली है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन बेसिकली जिनकी वेवलेंथ लेस देन 400 नैनोमीटर होती है, वो इस कैटेगरी में फॉल करती हैं। ये भी सन से आती हैं। उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट इसमें अल्ट्रा वायलेट ए होती हैं, अल्ट्रा वायलेट बी एंड अल्ट्रा वायलेट सी। तो मोस्ट ऑफ द जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन हैं वो ओजोन और एटमॉस्फेरिक की अपर लेयर में, एटमॉस्फेयर की में री रेडिएट हो जाती हैं, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं, री रेडिएट नहीं, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं इनटू द एटमॉस्फेयर। उसके बाद फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन जो हैं, एक सेकंड कैटेगरी है जो रेडिएशन सन से आती हैं। उसमें से फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन जो फोटोसिंथेसिस में पार्ट प्ले करती हैं, उन्हें फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन कहते हैं। और ये इनकी रेंज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 400 या 700 नैनोमीटर तक हो सकती है। तो इस रेंज में ये आती हैं जो फोटोसिंथेसिस में पार्ट प्ले करती हैं और क्लोरोफिल पिगमेंट्स से फूड सोर्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करवाती हैं। उसके बाद आती हैं फार रेड रेडिएशंस। ये ब्रॉडर स्पेक्ट्रम वाली हैं, इनकी वेवलेंथ बड़ी होती है, ज़्यादा होगी। तो इसमें इसकी वेवलेंथ 700 to 780 नैनोमीटर तक होती है। तो ये तीन ब्रॉडर कैटेगरीज हैं जो रेडिएशन सन से एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर होती हैं, प्लांट्स तक पहुंचती हैं, और इनके अपने इम्पैक्ट्स हैं। ये डिफरेंट वे से, डिफरेंट मैकेनिज़्म से रिएक्ट करती हैं। जैसे अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की मैं बात कर रहा था कि ये स्ट्रेटोस्फीयर की जो ओजोन लेयर है उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाती हैं, लेकिन ड्यू टू द डिप्लीशन, उसकी डिप्लीशन की वजह से जो पास्ट फ्यू डेकेड्स में उसकी ब्रेक हो रही है ओजोन लेयर,
तो उसकी वजह से यूवी बी रेडिएशन जो हैं जो 280 से 320 नैनोमीटर तक होती हैं, इसमें पर्टिकुलर टाइप के लेस देन 400 नैनोमीटर, इसमें यूवी ए बी एंड सी सारी शामिल हैं, लेकिन उसमें सबसे डेंजरस जो है वो यूवी बी हैं जो प्लांट्स के अंदर स्ट्रेस काज करती हैं। उनकी रेंज 280 से 320 नैनोमीटर तक हो सकती है। नेक्स्ट, रेडिएशन से जो स्ट्रेस जनरेट होती है उसके कुछ काजेज़ हैं। तो अगर मेजर काज देखा जाए तो वो इसमें सोलर सिस्टम का जो एक सन है, मेजर स्टार है सोलर सिस्टम का, वो है, क्योंकि मेन रेडिएशन सारी की सारी सोलर सिस्टम से ही आती हैं, सन से आती हैं, जनरेट होती हैं, और वो ही रेडिएशन स्ट्रेस का काज है। तो सोलर सन से जो जनरेट होने वाली रेडिएशन में सबसे पहली कैटेगरी जो नेचुरली प्रोड्यूस होती है, गैमा रेज सन से जनरेट होती हैं। एक्स रेज की फॉर्म जो एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं नेचुरल, वो भी सन से जनरेट होती हैं। थर्ड कैटेगरी इसमें कह सकते हैं यूवी रेज, सन से आने वाली जो रेज है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज, उनका पार्ट है। और उसके बाद इंफ्रारेड रेज जो हैं ये भी सन से ही जनरेट होती हैं। और एक और जो इसमें कैटेगरी है सबसे डिफरेंट सी, वो रेडियो वेव्स हैं। रेडियो वेव्स एटमॉस्फेयर में वैसे भी पाई जाती हैं, लेकिन सन से भी ये जनरेट होती हैं, और नेचुरली ये सोर्स जो है इनका सन ही है जो इन वेव्स की को अर्थ सरफेस तक पहुंचाता है। अब ये जितनी भी रेज़ हैं ये डायरेक्टली इन रेज़ का इम्पैक्ट प्लांट के ऊपर आता है। गैमा रेज़ एक्ट करती हैं, ये अपना डैमेजिंग इफेक्ट काज करती हैं डिफरेंट सेलुलर लेवल पे, या उनके जो डीएनए के स्ट्रक्चर हैं उनके अंदर अल्ट्रेशन म्यूटेशन काज करने का बायस बनती है। एक्सरेज भी म्यूटाजेनिक एक्टिविटी रखती हैं, डीएनए लेवल पे डैमेज करती हैं, पिगमेंट्स को, ऑर्गेनेलीज को डैमेज करती हैं। इंफ्रारेड रेज जो हैं ये भी डैमेजिंग इफेक्ट इनका प्लांट पे आता है, और रेडियो वेव्स का भी डैमेज इफेक्ट है प्लांट्स के ऊपर। लेकिन इन चारों से ज़्यादा सीवियरिटी जो रखती है रेडिएशन में वो यूवी रेज़ हैं। यूवी रेज़ हमेशा जो हैं वो ज़्यादा इंटेंसिटी से एक्ट करती हैं, और बाकी रेडिएशन के कंपैरेटिवली उनके जो स्ट्रेस काजिंग इम्पैक्ट्स हैं वो प्लांट्स के ऊपर सबसे ज़्यादा हैं। और वही जितनी भी अब तक स्टडीज़ हुई हैं उनमें सबसे ज़्यादा इन रेडिएशन के जो काज हैं वो आउटकम निकले हैं। यूवी रेस को कंसिडर किया जाता है कि मेजर काजिंग इम्पैक्ट रखते हैं ये ऑर्गेनिजम्स की लाइफ के ऊपर। दोनों कम्युनिटी, बोथ फ्लोरल एंड फानल कम्युनिटी, उसमें प्लांट्स हों या एनिमल्स हों, सबकी कम्युनिटी के ऊपर जो सबसे ज़्यादा एडवर्स इम्पैक्ट लेके आती हैं वो यूवी रेज ही हैं, विच आर जनरेटेड फ्रॉम द सन। और इनको कंट्रोल किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है अर्थ को इन वेव्स से, इन रेज से। अल्लाह की बनाई हुई ब्लेसिंग जो है जिसे हम ओजोन लेयर कहते हैं, तो ओजोन लेयर इज़ प्रोटेक्टिव लेयर जो इन रेज से प्रोटेक्ट करती है। लेकिन ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी इनका पोटेंशियल इम्पैक्ट इस ग्लोब पे मौजूद है, और अर्थ के अंदर आने वाले बहुत सारे यूवी रेज की जो इंटेंसिटीज़ हैं वो ना सिर्फ प्लांट कम्युनिटी को डैमेज करती हैं बल्कि एनिमल कम्युनिटी को भी डैमेज कर रही हैं, जिसमें इन वेव्स के कार्सिनोजेनिक इम्पैक्ट्स हैं और बहुत सारे एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं उनके प्लांट्स में, फिजियोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल इम्पैक्ट, और मोलेकुलर लेवल पर डिफरेंट वे से ये अपना इम्पैक्ट छोड़ते हैं जो प्लांट कम्युनिटी और सिमिलरली एनिमल कम्युनिटी के ऊपर भी अपने एडवर्स इफेक्ट शो करती है। इसके बाद इफ़ेक्ट्स ऑफ रेडिएशन स्ट्रेस। रेडिएशन स्ट्रेस से क्या क्या इम्पेक्ट आते हैं प्लांट्स के ऊपर, वो किस तरह उसको रिस्पॉन्ड करते हैं और किस तरह के उसके साइंस एंड सिम्टम्स शो होते हैं ड्यू टू द रेडिएशन स्ट्रेस। तो उसको हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें जो इफ़ेक्ट्स आते हैं वो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस की फॉर्म में आएंगे, फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स की फॉर्म में वो शो होंगे, और मोलेकुलर डैमेजेस की फॉर्म में वो शो होंगे। तो रेडिएशन जो हैं, रेडिएशन स्ट्रेस 3 डिफरेंट टाइप्स की इफ़ेक्ट्स शो करती है। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस लेके आती है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस या इफ़ेक्ट्स उसमें क्रिएट करती है, और मोलेकुलर लेवल पे डैमेजेस वगैरह काज करती है। तो ये इसके 1 बाय 1 मैं डिस्कस करता हूँ कि इनके फर्दर क्या क्या कैटेगरीज हैं, क्या क्या टाइप्स हैं।
नेक्स्ट मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस में अगर देखा जाए तो उसमें सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट है प्लांट की ग्रोथ का स्टंटेड हो जाना, स्टंटेड ग्रोथ एंड लीफ एरिया। ग्रोथ स्टंटेड हो जाती है, लेस हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, ग्रोथ प्रॉपरली प्लांट अपनी ग्रोथ नहीं ले पाते। लीफ एरिया उनका कम होना शुरू हो जाता है क्योंकि ग्रोथ जब प्रॉपर नहीं हो रही तो उनके लीव्स का प्रॉपर एक्सपेंशन नहीं हो पाता। प्लांट प्रॉपर एक्सपेंशन के साथ लीफ नहीं प्रोड्यूस करेगा तो उसकी लाइट कैप्चरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, जो उसकी ग्रोथ के ऊपर फर्दर एडवर्स इफेक्ट लेके आती है। उसके बाद ड्यूरिंग रेडिएशन स्ट्रेस, ग्लेजिंग एंड बर्निंग ऑफ लीव्स, ये दो इम्पैक्ट आते हैं। ग्लेजिंग जो है एक ऐसी कंडीशन होती है कि प्लांट्स की एक एडॉप्टिव फॉर्म में आ जाते हैं। प्लांट्स के जो लीव्स हैं वो रिफ्लेक्शन के प्रोसेस को बढ़ाते हैं क्योंकि रेडिएशन उनके इंटरनल स्ट्रक्चर्स को डैमेज कर रही होती है, जिसकी वजह से लीव्स की बर्निंग स्टार्ट हो रही होती है, टिश्यूज़ डैमेज हो रहे होते हैं। तो लीव्स की आउटर सरफेस शाइनी होना शुरू हो जाती है, रिफ्लेक्टिव सब्सटेंसेस ऐसी, उसका कलर इतना इस तरह का हो जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट कर सके ताकि लेस अमाउंट ऑफ रेडिएशन उसके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को या इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल्स को डैमेज कर सकें। तो ग्लेजिंग स्टार्ट हो जाती है, यानी कि शाइनिंग सरफेस उसकी स्टार्ट हो जाती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाती है, ग्लास लाइक सरफेस बनना शुरू हो जाती है लीव्स के ऊपर। और साथ साथ ही जब एडवर्स कंडीशन में जाती है तो बर्निंग ऑफ लीव्स के साइंस एंड सिम्टम्स भी मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स में नज़र आना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद एक और उसके ऊपर जर्नल मॉर्फोलॉजिकल चेंज आना शुरू होता है, इंक्रीज इन लीफ थिकनेस। जो प्लांट है उसके जो लीव्स हैं उनमें थिकनेस बढ़ना शुरू हो जाती है। ये भी एक एडाप्टिव रिस्पॉन्स है ताकि वो अपने जो लीव्स के अंदर जो एब्जॉर्ब होने की कैपेसिटी है लाइट की, रेडिएशंस की, वो इन्हेंस की जा सके। आउटर जो सब्सटेंसेस हैं, आउटर जो साइड ऑफ द लीफ है वो मैक्सिमम अगर डैमेजिंग साइड के तौर पे वर्क करती है तो इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ द लीफ इससे डैमेज होने से बच जाते हैं। नेक्स्ट इसमें इंक्रीज लीफ लेंथ के बाद आता है इंक्रीज लिग्निन कंटेंट्स। अब लिग्निन बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल्स के अंदर और सेल्स को पर्टिकुलरली प्रोटेक्ट करता है यूवी लाइट रेडिएशन से। ब्रायोफाइट्स में नेचुरली ये एब्सेंट होता है, इसलिए उनको के ऊपर यूवी रेडिएशंस का, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस का, की स्ट्रेस का बहुत सीवियर इम्पैक्ट आता है इमीडिएटली। लेकिन मोस्टली प्लांट्स के अंदर जब रेडिएशन स्ट्रेस आती है तो प्लांट्स के अंदर लिग्निन कंटेंट्स अकामुलेट होना शुरू हो जाते हैं। तो ये प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट सेल्स को यूवी लाइट की जो इम्पैक्ट्स हैं, यानी कि यूवी लाइट्स की एब्जॉर्प्शन या रेडिएशन की एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस करते हैं विद इन द प्लांट सेल्स। तो रिडक्शन जब होगी विद इन प्लांट टिश्यूज और प्लांट सेल्स तो उन रेडिएशन का डैमेजिंग इफेक्ट भी प्लांट्स के टिश्यूज और सेल्स पे कम होगा। तो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म की वजह से ये लिग्निन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है ड्रास्टिक डिक्रीज इन बायोमास प्रोडक्शन। बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि बायोमास की जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा बुरी तरह से डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है और उनका डिक्रीज़ होना जो है प्लांट की हेल्थ के लिए किसी तरह सूटेबल नहीं, क्योंकि प्लांट ने इन्हीं मटेरियल्स को बायोमास बेसिकली जो प्लांट का है जो मटेरियल उसके प्रोड्यूस होने उन्हीं से उसने अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करनी है। और अगर वो उसका बायोमास की प्रोडक्शन कम होगी तो वो अपने एनर्जी लेवल्स को जो रेस्पायरेशन में उसने यूज़ करने अपनी एनर्जी रिक्वायर्ड जो है उसे वो अपनी एनर्जी अटेन नहीं कर पाएगा, जो उसकी रिक्वायर्ड लेवल ऑफ एनर्जी है। तो उससे प्लांट की ग्रोथ जो स्टंटेड हो जाएगी, वो अपनी बाकी जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हैं उनमें भी वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और उसके जो रिप्रोडक्टिव फेजेस हैं वो भी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगी। तो नेक्स्ट इसमें एक और जो मॉर्फोलॉजिकल चेंज नज़र आता है उसमें लीफ ब्लीचिंग है कि कलर्स पिगमेंट्स जो हैं लॉस होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि पिगमेंट्स डैमेज होते हैं तो उसकी वजह से लीव्स की का जो कलर है वो लॉस होना शुरू हो जाता है। ये भी रेडिएशन की वजह से इम्पेक्ट आता है। और लास्ट वन है रिड्यूस्ड और डिलेड रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। सम केसेस में
रिप्रोडक्टिव ग्रोथ जो है वो डिलेड हो जाती है, उसकी जो फ्लावरिंग पे आना प्लांट्स का, फ्लावर प्रोड्यूस करने का जो टाइम है वो डिले हो जाता है, और बहुत ही एडवर्स कंडीशन में जो होगा वो जो फ्लावर प्रोड्यूस हो रहे हैं, अगर वो टाइम पे भी प्रोड्यूस हुए हैं तो उनका नंबर जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। दोनों ही कंडीशन आती हैं, या तो जो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ है वो लेस होगी, या वो देर से स्टार्ट होगी, डिलेड होगी। तो दोनों ही जो हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए सूटेबल नहीं है। प्लांट की जो उसकी यील्ड प्रोड्यूस होनी है, जो उससे उसने रिप्रोडक्टिव मैकेनिज्म के बाद उसने अपनी प्रोजनी के अंदर अपना जीनोम ट्रांसफ़र करनी है, वो अपना जो एक लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है वो उसे कंप्लीट करने में प्लांट को प्रॉब्लम्स होंगी, रिड्यूस्ड और डिलेड दोनों फॉर्म में ही। नेक्स्ट सेकंड जो है फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं रेडिएशन के, रेडिएशन किस तरह फिजियोलॉजिकली इम्पेक्ट करती है प्लांट्स के, कौन कौन से प्रोसेसेस को वो डिस्टर्ब करती है। तो सबसे पहले उसमें आ जाता है बेटा ब्लीचिंग ऑफ फाइकोबाइलिन प्रोटीन्स। तो जो फाइकोबाइलिन प्रोटीन्स हैं उनका रिमूवल स्टार्ट हो जाता है। और फाइकोबाइलिन प्रोटीन जो हैं इन्हें कह सकते हैं कि ये इनका जो एक्शन है ये सोलर एनर्जी को हार्वेस्ट करने के तौर पे वर्क करती हैं, सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग एंटीना के तौर पे वर्क करती हैं। जो भी सोलर एनर्जी आ रही होती है उनको एब्जॉर्ब करने का मैकेनिज्म इनका है। और अगर रेडिएशन आ रही हो तो रेडिएशन की जो स्ट्रेस है जब वो काज होती है तो ये प्रोटीन्स ज़्यादा से ज़्यादा रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेंगी और सेल्स के अंदर, प्लांट सेल्स के अंदर उसको अकामुलेट करना शुरू कर देंगी। वो अकामुलेशन इन प्रोटीन्स की वजह से प्लांट के सेल्स के लिए किसी तरह भी सूटेबल नहीं है। लेकिन एडवर्स यूवी लाइट रेडिएशन या कोई और रेडिएशन के इम्पैक्ट के दौरान जो प्रोटीन्स हैं स्पेसिफिकली इनकी ब्लीचिंग स्टार्ट हो जाती है, ये रिमूव होना शुरू हो जाती हैं, डिग्रेड होना शुरू हो जाती हैं। और उसकी वजह से ये कह सकते हैं कि एक तरह का कुछ लोग इसे एज अडॉप्टिव रिस्पांस भी कहते हैं, ब्लीचिंग इन प्रोटीन्स का, इन एंटीना सिस्टम्स का रिमूव हो जाना, क्योंकि इन्होंने एनर्जी को हार्वेस्ट करना है, रेडिएशन को हार्वेस्ट करना है। तो रेडिएशन स्ट्रेस जब आती है तो इनको फिजियोलॉजिकली इनको रोक दिया जाता है, इनको रिड्यूस कर दिया जाता है इनके एक्शन को। तो उसकी वजह से लेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब होती है। दो केस से फोटोसिंथेसिस रुकती है, लेकिन रेडिएशन एनर्जी जो आ रही है उसमें जो हार्मफुल रेडिएशन हैं उनका इम्पैक्ट भी प्लांट के ऊपर कम होता है। अगर इनको प्रोटीन्स को, फाइकोबाइलिन प्रोटीन जो हैं इनको अगर रिमूव कर दिया जाए, ख़त्म हो जाएंगे, तो ये प्लांट के सेल्स जो हैं उनके अंदर लेस एनर्जी ट्रैप होगी, लेस एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या लेस रेडिएशंस एब्जॉर्ब होंगी। सो उसका डैमेजिंग इफेक्ट कम होगा, क्योंकि ये रेडिएशन की एब्जॉर्प्शन साइट्स हैं और इनका ख़त्म हो जाने का मतलब ये कि रेडिएशन का इम्पैक्ट कम हो जाएगा। नेक्स्ट उसमें आता है फोटोसिंथेसिस की इनहिबिशन स्टॉप हो जाती है, कई सीवियर कंडीशन में बहुत ज़्यादा सीवियरली डैमेज हो जाती है, क्योंकि हम पीछे फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट भी पढ़ के आए हैं कि क्लोरोफिल पिगमेंट लॉस होने की वजह से ब्लीचिंग स्टार्ट हो जाती है, तो पिगमेंट्स वगैरह डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। फिर अगर ये फाइकोबाइलिन प्रोटीन्स ये ख़त्म होना शुरू हो जाएँ तो एंटीना सिस्टम जो है, जो एनर्जी हार्वेस्ट सिस्टम है, एंटीनास हैं सोलर एनर्जी को जो हार्वेस्ट करते हैं वो प्रोटीन्स, अगर वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी तो जो सोलर रेडिएशन हैं, रेडिएशन के साथ साथ वो एब्जॉर्ब नहीं हो सकेंगी, जो सूटेबल रेडिएशन है वो भी एब्जॉर्ब नहीं होंगी जिन्होंने फोटोसिंथेसिस को रन करना है। जब वो एब्जॉर्ब नहीं होंगी तो फोटोसिंथेसिस भी बैडली इसमें इम्पेक्ट होगा उसके ऊपर भी, और वो सीवियर केसेस में इनहिबिट हो जाएगी, बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। अब ये फोटोसिंथेसिस जैसे मैं बता रहा था, ये स्टॉप इसलिए भी होती है कि जो फोटोसिंथेटिक अपरेटस है कई दफ़ा थैलाकाइड में जो हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। एंटायर फोटोसिंथेटिक अपरेटस जो है वो क्लोरोफिल जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद है वो पिगमेंट्स का लॉस स्टार्ट हो जाता है, या क्लोरोप्लास्ट पूरा ही डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो जब वो फोटोसिंथेटिक अपरेटस डैमेज होगा तो उससे फोटोसिंथेसिस भी रिड्यूस हो जाएगी और सीवियर केसेस में वो रुकना शुरू हो जाती है। और उसमें नेक्स्ट आ रही है कि डीएक्टिवेशन ऑफ फोटो सिस्टम 2। और जब ये पिगमेंट लॉस हो जाएंगे और पिगमेंट्स के लॉस होने की वजह से
जो फोटो सिस्टम 2 है वो भी स्टॉप हो जाता है, और इसकी वजह से प्लांट अपनी जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाता, और उसके मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स की फॉर्म में उसकी स्टंटेड ग्रोथ, उसमें बायोमास की प्रोडक्शन की कमी होना, ये सारे के सारे इम्पैक्ट्स शो होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद इंक्रीज इन क्रॉस जनरेशन। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ जो हैं उनकी जनरेशन जो है वो बढ़ जाती है। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ जो हैं वो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से, क्योंकि मोलेकुलर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी स्टार्ट हो जाती है ड्यू टू द रेडिएशन स्ट्रेस, तो उस वक्त ये जो हैं रॉ स्पीशीज़ जो हैं या रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ जो हैं इनका अमाउंट बढ़ना शुरू हो जाता है। ये सेल्स के अंदर फर्दर डैमेजिंग इम्पैक्ट लेके आते हैं, जो मॉलिक्यूल्स की डैमेज स्टार्ट कर देते हैं और डिग्रेडेशन स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि इनको कंट्रोल करने वाले जो स्कैवेंजिंग सिस्टम्स हैं वो उनका प्रोडक्शन का सिस्टम रिड्यूस होना शुरू हो जाता है ड्यू टू द रिडक्शन इन द एनर्जी में, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी या फोटोसिंथेसिस की वजह से उसका जो प्रोडक्शन का एक पाथवे है वो रुक जाने की वजह से ऑटोमेटिकली जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ हैं वो जनरेट होना शुरू हो जाती हैं, तो ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की तरफ लेके जाती हैं प्लांट को। तो जैसे एक स्ट्रेस का दूसरी स्ट्रेस का कोई ना कोई लिंक होता है, तो कई दफ़ा बहुत सारे स्ट्रेसेस की तरह ड्यूरिंग रेडिएशन स्ट्रेस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट होती है और ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट इसके बाद बेटा मोलेकुलर डैमेज को डिस्कस करेंगे। प्लांट्स के अंदर इंटरनल जो सेल्स के अंदर मोलेकुलर लेवल पे किस तरह ये रेडिएशन डैमेज, तो इसमें सबसे पहले आ जाती हैं क्रोमोसोमल एब्रेशंस। तो क्रोमोसोमल एब्रेशंस के क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर में चेंज आना शुरू हो जाते हैं, उसका कोई पोर्शन टूट जाएगा या कोई डिफॉर्म हो जाएगा, तो चेंजेस इन द क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर प्लांट के सेल्स के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो उनकी बहुत सारे फिजियोलॉजिकल और मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। तो ये मोलेकुलर लेवल पे क्रोमोसोम्स लेवल पे जब ये चेंजेस आएंगी तो ये सीरीज़ ऑफ रिएक्शन स्टार्ट होंगे जो फिजियोलॉजिकली या मॉर्फोलॉजिकली अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। उसमें जो सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट एक अल्ट्रेशन आती है डीएनए सीक्वेंस में। मोलेकुलर डैमेजेस में जब रेडिएशन एक्ट करती हैं, पर्टिकुलरली यूवी रेडिएशंस, तो वो डीएनए सीक्वेंस को अल्टर करना शुरू कर देती हैं, और अल्टर करने के मैकेनिज़्म में इन्वर्जन और डिलीशन, ये दोनों मैकेनिज़्म म्यूटेशन के जो एक टाइप्स मौजूद हैं, जिसमें एडिशन हो सकती है या उसमें कोई पोर्शन डीएनए का डिलीट हो सकता है। तो ये दोनों एडिशन या डिलीशन के मैकेनिज़्म से डीएनए के सीक्वेंस जो हैं वो चेंज होंगे। जब सेल्स के अंदर डीएनए के सीक्वेंस चेंज होंगे तो उनसे बनने वाली प्रोटीन्स या एंजाइम्स जो हैं किसी भी अगर प्रोसेस में पार्ट प्ले कर रहे हैं तो वो चेंज होना शुरू हो जाएंगे। और कई दफ़ा किसी इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में प्रोड्यूस होने वाले एंजाइम्स के सीक्वेंसेस जो डीएनए में मौजूद है, अगर उनके अंदर इन्वर्जन या डिलीशन हो जाए तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस प्लांट के जो एक एंटायर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है बॉडी के अंदर, उसके ऊपर एडवर्स इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है। इसके बाद है डैमेज एंड डाइल्यूशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये भी मोलेकुलर लेवल पे आता है कि जो उसकी न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो या तो डैमेज होना शुरू हो जाती है या वो डाइल्यूट होना शुरू हो जाती है, और उसमें से मटेरियल्स की मूवमेंट इजी हो जाती है। तो ये दोनों ही जो हैं कंडीशन प्रॉब्लमेटिक होती हैं प्लांट के नॉर्मल फंक्शन, सेल के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। उसके बाद फोटो ऑक्सीडेशन प्रोसेस ये इनहेंस होना शुरू हो जाता है, फोटो ऑक्सीडेशन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारे जो मटेरियल्स हैं उनमें ऑक्सीडेशन का प्रोसेस नेचुरली रॉ स्पीशीज़ के बगैर डायरेक्टली लाइट की वजह से ऑक्सीडेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। फोटो ऑक्सीडेशन बेसिकली ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है ड्यू टू द लाइट। तो उसमें डीएनए की ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो सकती है, प्रोटीन्स की ऑक्सीडेशन हो सकती है, या लिपिड मेम्ब्रेन्स डैमेज होना शुरू हो जाती हैं ड्यू टू द ऑक्सीडेशन और फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज की वजह से। जो ये मेम्ब्रेन्स या प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर्स हैं, ये सीवियर केसेस में अमाइनो एसिड के कई दफ़ा स्ट्रक्चर वो चेंज होना शुरू हो जाते हैं। अमाइनो एसिड जो एक नॉर्मल अमाइनो एसिड से किसी और सब्सटेंस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, तो उसमें डिफरेंट मटेरियल्स, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स के लॉस होने, किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन लॉस होने की वजह से उनका ओवरऑल स्ट्रक्चर चेंज होना शुरू हो जाता है ड्यूरिंग द फोटो ऑक्सीडेशन प्रोसेस।
और ये प्लांट जो सेल्स हैं उनकी जो इंटायर परफॉर्मेंस है उसको रिड्यूस कर देते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि मोलेकुलर डैमेज में जब डीएनए पे डैमेज आता है, पहले मैं बता चुका हूँ, जो डीएनए का डैमेज हो जाता है तो उससे कई ऐसी इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं जिनकी प्रोडक्शन इनहिबिट हो जाती है, वो प्रोड्यूस नहीं कर पाती। तो प्लांट्स अपने जो सिंथेसिस की एक प्रोसेस है जिसमें उन्होंने डिफरेंट प्रोटीन्स प्रोड्यूस करनी है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं, जो भी जिस तरह की प्रोटीन्स हैं उनकी प्रोडक्शन उसके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाती है और वो प्रॉपर अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाता। तो प्रोटीन जो रिक्वायर है एंजाइमेटिक सिस्टम में, किसी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस किसी जगह पे भी वो रिक्वायर हैं, वो प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं हो पाती और प्लांट इन कॉन्सिक्वेंसेस को सफ़र करता है। कि रेडिएशन के इम्पेक्ट्स और उसके काजेज़ आज हमने डिस्कस कर लिए, इफ़ेक्ट्स और काजेज़ हो गए। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट पार्ट में आपको उसके जो एडाप्टिव रिस्पॉन्सेज हैं प्लांट्स के या टॉलरेंस मैकेनिज़्म है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा मैं इंशाल्लाह। तब तक अल्लाह हाफिज़।